नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर कुमार एसकेडी मीडिया में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं, किस पद पे हैं, क्या हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं। और उसके बाद अभी गुजरात में चुनाव हुआ, दिल्ली में एमसीबी का चुनाव हुआ, बिहार में 3 सीट पर चुनाव हुआ। इसी के बारे में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम इनसे परिचय लेते हैं कि भाजपा में किस पद पर हैं, किस आधार से हैं, सब परिचय इनसे लेते हैं। अपने का परिचय। मेरा नाम मणिकांत सिंह हुआ और लखीसराय जिला अंतर्गत अभी लखीसराय जिला में भाजपा का जिला मंत्री का दायित्व है और जिला मंत्री का दायित्व है। जिला मंत्री का दायित्व है। और जिस वक्त भाजपा का स्थापना हुई थी 1980 में, उस वक्त भी हम विद्यार्थी परिषद में थे, बढ़िया कॉलेज में उसके सेक्रेटरी। भाजपा का स्थापना कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 को हुआ है भाजपा की स्थापना। अप्रैल 1980 को। अप्रैल 1980 को। अच्छा, अप्रैल 1980 का वो स्थापना है, स्थापना दिवस। और उसके बाद 82 में हम लोग मुरली मनोहर जोशी जी की पूरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनके सामने जाके हमने समक्ष हम लोग सदस्यता लिए थे भाजपा के विद्यार्थी परिषद से, और तब से आज तक हैं और भाजपा में पूरे हैं। हम लोग भाजपा के सिद्धांत को लेकर के हैं। भाजपा का सिद्धांत को लेकर है। सिद्धांत लेकर के हमारे जो दल के संस्थापक हैं, भाजपा के पहले जनसंघ हुआ करती थी। भाजपा जनसंघ की जब स्थापना हुई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, तो उसमें उनके बाद फिर उनका नेतृत्व संभाला गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सिद्धांत हुआ करता था कि व्यक्ति को वोट दो, बटुए को नहीं। व्यक्ति को वोट दो, बटुए को नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? बटुए को मतलब क्या हुआ कि रुपये पैसा मैंने लोभ से नहीं दो, लोभ से वोट मत दो। जैसे अभी दिया रहा है ना कि भाई हम आपको आएंगे तो मैं आपका बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, इतना 1000 महीना दूंगा, या बस में हम इतना फ्री कर देंगे। तो फ्री का जो रेवड़ी जो बांटने की बात थी लुभावना के लिए, तो जो गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी जो लोभ दिए या जो प्रलोभन दिए जनता को, उनका गुजरात में क्या मतलब उनका नहीं चला? नहीं, उस पर बात मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की पूरी बात को कह देता हूँ। उन्होंने क्या बोला था कि व्यक्ति को वोट दो, बटुए को नहीं। व्यक्ति को वोट दो, बटुए को नहीं। फिर उन्होंने कहा था कि पार्टी को वोट दो, बटुए माने व्यक्ति को नहीं। पार्टी को वोट दो, बटुए को। व्यक्ति और बटुआ चुनने की बारी आवे तो व्यक्ति चुनिए, बटुआ मत चुनिए। लेकिन कहीं पार्टी है और व्यक्ति है, उसको चुनने की बारी आवे तो फिर उन्होंने कहा था कि पार्टी को वोट दो, व्यक्ति को नहीं। मतलब पार्टी जो बीजेपी पार्टी को वोट दे, कोई व्यक्ति उससे टूट। हाँ, एक लाइन और फिर उनका है कि यदि पार्टी और सिद्धांत को चुनने की बारी आवे कि किससे चुना जाए, मतलब सिद्धांत को या कि पार्टी को चुनना हो या सिद्धांत को, तो फिर सिद्धांत को वोट दो। तो फिर जिसकी विचारधारा अच्छी हो। तो आज के अब समय में हम इसलिए हम इतनी बात इसलिए लंबी खींच रहे थे कि शुरू से कुछ लोगों को दिमाग में आ सकता है कि 1978 से व्यक्ति विद्यार्थी परिषद होते हुए आज 40 वर्षों से ऊपर से ही एक ही संगठन में क्यों है। इसलिए है कि उनकी विचारधारा हमें बहुत पसंद आती है। बीजेपी का विचारधारा बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसकी विचारधारा उसके तो पहले पंच निष्ठाओं को भी लोग देखेंगे तो पहला सिद्धांत उनका है राष्ट्रीय एकात्मता। लेकिन लोग का तो कहना है कि मैंने बीजेपी का काम है कि जाति धर्म के नाम पर बांटना है, राम मंदिर के नाम पर बांटना है, मस्जिद के नाम पर खाली दंगा करवाना है। लोग तो ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो एक चीज़ आप जानकारी ले लीजिए पत्रकार महोदय कि बीजेपी पर शुरू से कुछ आरोप लगाने के लोगों को मौका नहीं मिली थी, तो हमेशा इनको सांप्रदायिक कहा जाता था। लेकिन आप देखे होंगे कि अब सांप्रदायिक शब्द लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। सांप्रदायिक का शब्द का जो आरोप था वो देख लिए कि सांप्रदायिकता वाली बात अब कहीं ठीक नहीं पा रही है। नहीं, मेन हुआ कि राम मंदिर का कार्य जो पूरा होने वाला है, ये भी एक। हाँ, तो फिर राम मंदिर का विषय देखिए। अब फिर राम मंदिर की जब चर्चा कर रहे हैं तो फिर मैं बोलूँगा कि राम मंदिर को अगर इतिहास भारत का उलट के पलटिएगा तो हम राम, शिव और कृष्ण को निकाल दिया जाएगा तो भारत के इतिहास में क्या बचेगा। हमारे पास एक अमूल धरोहर है गीता, रामायण। ये दोनों ग्रंथ को अगर बढ़िया से अध्ययन कोई करे तो दो चीज़ का खाली बढ़िया से ग्रहण करे तो हमारा जो भारतवर्ष है, जो पहले कहा जाता था, उस स्वर्ग का रूप है। सनातन धर्म बहुत पुराना, जितने भी धर्मों हैं, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, सब धर्म का मैं समर्थक हूँ, क्योंकि धर्म सब अच्छे ही होते हैं। लेकिन अगर धर्म की बात दिया जाए तो फिर सनातन धर्म से पुराना कोई भी धर्म नहीं है। जितने भी धर्म आए हो बाद में आए हैं।
भारत सनातन धर्म का शुरुआत से यही है, बहुत पुराना है। और हमारे यहाँ जो पहले से जो चीज़ें विकसित थी, जो आज दिखाई, लोग विज्ञान भी इतना आगे बढ़ाया था। आप देखे होंगे पहले हमारे यहाँ आज प्रक्षेपास्त्र है तो महाभारत में ही सुने होंगे कि जाके बाण को सीधे द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करता था। या एकलव्य ने जो बाण मारा था तो वह सियार का कुत्ते के मुंह में चला गया था, पूरा मुंह पैक हो गया था, लेकिन उसका मुंह कहीं भी हल्का सा खरोंच नहीं आया था। तो कितनी हमारे पास प्रखरता थी और कितनी योग्यता थी। या लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा रामायण में खींच दिए तो फिर उसको जो सीता क्रॉस करेगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दुश्मन रावण क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा। तो हम वैज्ञानिक रूप से ही बहुत आगे थे, वैज्ञानिक रूप से। अब आते हैं गुजरात चुनाव पर, जो कि अरविंद केजरीवाल जी पूरा प्रलोभन दिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या क्या, और मतलब हर चीज की सुविधा फ्री देने का दावा किए, लेकिन शायद लगता है कि उनका ये दावा जीरो पर चला गया। केजरीवाल जी का यदि अगर लिया जाए, मैं इसीलिए बात शुरू में रखा था अपनी जवाहरलाल जी का सिद्धांत को वोट दो पार्टी को नहीं, तो उन्होंने, उनका एक मात्र सिद्धांत है, कोई एजेंडा नहीं है। आप देख लीजिए उठा करके, उनका एक मात्र एजेंडा है कि जनता को कैसे कर करके हम दिग्भ्रमित करें, प्रलोभन दे करके हम उनका लाभ लें। और प्रलोभन में कुछ लोग आते हैं क्योंकि बाद में उनको समझ में आती है, लेकिन हम तो भारतवर्ष की जनता को बड़ी परिपक्व मानते हैं, बड़ी योग्य मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी यह थ्योरी नहीं चली, गुजरात के और गुजरात में भी इन्होंने कहा था हम फिर बिजली फ्री देंगे। मैं पंजाब में दे रहा हूँ, जो कि बड़ी बुरी हालत है, पंजाब का काफ़ी बिल बकाया है बिजली का, फिर भी हमारी हालत बहुत ख़राब है आर्थिक रूप से, फिर भी ये बोलते जा रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर हम फ्री देने की बात करेंगे तो अगले 15-20 वर्षों की बाद बाजी हो जाएगा। अभी तो देते जाएंगे, बाद में वो ज़्यादा बोझ बन के आएगा, तो जो आएगा देखेगा अपना। इनकी मकसद ये है। गुजरात का जो मुख्य, अभी सीएम के पद चेंज होंगे, कोई उम्मीदवार की पहले हमारे भूपेंद्र पटेल जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हीं की ही नेतृत्व में भाजपा जो है इतनी बड़ी, गुजरात में बहुत बड़ा, मतलब 182 में कल्पना कीजिए, 156 सीट इन्होंने लाया है। और 182 सीट में 156 सीट बीजेपी लाया। हाँ, और भूपेंद्र पटेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री गुजरात के हैं, वो 2 लाख से ऊपर विधानसभा का सीट जीते हैं। 2 लाख से ऊपर, वोट नहीं लाए हैं, 2 लाख से ऊपर से लीड करके जीते, मत से जीत हुआ है, मतलब 2 लाख से ऊपर लीड करके जीते हैं, लीड करके। तो एक बहुत बड़ी मान्य रखता है कि लोग लोकसभा में भी 2 लाख से ऊपर जीतने वाली की चर्चा होती है, तो विधानसभा में 2 लाख वोट से जीते, तभी मिलेगा सीट, तो ये तो बड़ी मान्यता है। तो हमारे भूपेंद्र पटेल जी का ही 12 तारीख को है, जिसे हम टीवी पर न्यूज देख रहे थे, 12 तारीख को 2 बजे शपथ ग्रहण है गुजरात में। और उसमें तो गुजरात में किन्हीं का जादू नहीं चला, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी वहाँ तो बहुत पहले, 27 साल पहले वहाँ से उखड़ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी, उनका जो कांग्रेस है अभी वो आज़ादी वाली कांग्रेस तो है नहीं, तो इंदिरा कांग्रेस है। खुद अपने इंदिरा जी बोले थे कांग्रेस ही। उसके बाद अब लोग दावा बोलो ठोकते हैं मेरा, वो तो गांधी जी ही कहते कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, कांग्रेस की स्वराज मिल गया, अब कांग्रेस को ख़त्म किया जाए। तो उसी बात को हमारे मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि महात्मा गांधी के सपना को कांग्रेस स्वयं समाप्त करने के मूड में है, इसीलिए बोले थे कांग्रेस मुक्त भारत। और ये मकसद नहीं कुछ था कि कांग्रेस को मिटा दिया जाए। दिल्ली में एमसीबी का चुनाव हुआ, उसमें पहले गुजरात की बात और समाप्त में कर लेता हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी की बात छूट गई। तो यह कांग्रेस जो है वहाँ पर कमज़ोर काफ़ी पड़ी है। क्या कमज़ोर पड़ी है कि शुरुआत में आप बताता हूँ मैं कि कांग्रेस का 149 सीट, कांग्रेस का 150 नहीं, मैंने 1985 की बात है, 149 सीट कांग्रेस का, 11 सीट जो है सो भाजपा का। 1985 में 85 ही लगता है या 95, कन्फ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर, क्लियर हो जाएंगे। मैंने ये है एकदम रिकॉर्ड 95 27 साल के बात है, 95 1995 में तो नहीं, लेकिन सीट कांग्रेस को आई है संभवतः लग रहा है 1985 में ही। 149 सीट पर कांग्रेस थी और 11 सीट पर भाजपा थी। आज देखिए ठीक बात उलट गई है, 34 बरस जोड़िए, 34 बरस का है आंकड़ा, सही बात है, 85 जोड़िए तो कितना होता है 85, हाँ वही 15 37 वर्ष हाँ, तो 37 वर्षों का है, 85 में कन्फर्म हो गया। अब 37 वर्षों का डिफरेंट है, 27 नहीं बल्कि 37 वर्ष पहले। मैं आज भाजपा का ये बदलाव है कि यह 156 पर भाजपा है और 17 पर कांग्रेस है, ऐसा पलटा खाई है। तो ऐसे लोगों का विचार बदलता है, क्योंकि भाजपा के प्रति धीरे धीरे लोगों की विश्वास बढ़ रही है। केजरीवाल जी सपने में आए थे, सबका ही सपना था कि अगर गुजरात में मैं मोदी जी को डिफिसिट दे दूं तो मैं भारत वर्ष का प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य उम्मीदवार साबित होऊंगा।
उन्होंने काफ़ी मुख रबड़ी की चर्चाएं की, पूरा अपना पूरा ताकत झोंक दिए। आके झोंक दिए पूरे। झूठ बोलने में तो उन्होंने मिसाल कायम कर दिया। लगता है शायद उन्होंने ये सिद्धांत को पकड़ा था, क्योंकि हमारे हिटलर जी का एक लाइन था कि झूठ को इतना बार दोहराओ कि लोगों को सच महसूस होने लगे। तो शायद हमारे लगता है अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे झूठ हैं। को इतना बार बोलो कि सच भी उसके सामने में सच जैसा सच महसूस हो। मेरे पास एक ऐसी गाय थी जो इतनी दूध देती थी ना, कि वो गाय मेरे पास आज होती तो मोहल्ले भर में हर एक के घर में मैं एक पौवा दूध चाय के लिए भेज देता था। तो इसका ये माने तो नहीं हुआ कि एक पौवा दूध तुमने गच्छा हमको दिया क्यों नहीं। उन्होंने तो एग्जाम्पल बोला था कि बाहर में इतने विदेशी में काला धन है, अगर आ जाए तो इतना पैसा है कि वो हर एक के खाते में 15 लाख के हिस्से जैसा पड़ेगा, ताकि वो विकास में आएगा। तो फिर लोग पूछेंगे आया क्यों नहीं, तो बहुत पहले बात मोदी जी ने बोला, तब तक तो पैसा निकाल लिया लोग, क्योंकि कानूनी बात का ऐसा बना हुआ बहुत लंबी। फिर दूसरे किसी इंटरव्यू में पूछिएगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा उसमें। और ये बिहार के कुटनी विधानसभा हुआ, मैं वही बोलना चाह रहा था। उपचुनाव हुआ तो हम अभी गठबंधन होने के बाद आप देख रहे हैं कि तीन चुनाव हुआ, जिसमें से आप मोकामा विधानसभा, गोपालगंज और अभी कुढ़नी का उपचुनाव हुआ। तो गोपालगंज के जो हमारे लालू जी का उनका गृह जिला है, माने तेजस्वी जी का गृह जिला है, और उसके बाद अभी नया जुड़े थे, तो गोपालगंज का सीट भाजपा ने जीती। फिर कुढ़नी के सीट को भी जीता। कुढ़नी का तो दावा मतलब किया जाता था राजद जदयू की, बहुत सारे नेता माने अभी बिहार के मंत्रिमंडल के जितने एमएलए और एमपी थे उनके दोनों दल के सब वहाँ कैंपिंग किए हुए थे। इवन हमारे राष्ट्रीय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ कैंपिंग किए हुए थे, और उसके बावजूद भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुढ़नी में कैंप किए हुए थे। कुढ़नी में कैंप किए हुए थे हमारे, और जब तक चुनाव का काउंटिंग होने लगा तब वहाँ से निकले हैं। तो पूरी जोर शोर लगा दी गई थी, क्योंकि उनके लिए प्रतिष्ठा, और यह राजद की सीट को लिया गया था। जदयू मांग के लिए थे बड़ी कि हमें लाइए, हम इसको जीतने का। फिर भी हम तो इतने और इस बात का एक मुझे खुशी है कि हमारे विधायक, हमारे श्रीमान विजय कुमार सिन्हा जी, जो अभी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो इनका भी नेतृत्व का एक मोकामा के बाद बारी आई थी, गोपालगंज के बाद गुढ़नी का, यह भी इनके लिए था। तो मैं तो बहुत इनको इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ, और बधाई भी पात्र हैं। विपक्ष के नेता आपके विधायक जी हैं, लखीसराय जिला विधानसभा के विपक्ष के नेता विधायक जी हैं। अब हम लखीसराय विधानसभा पर चलाते हैं। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है, विपक्ष के नेता होते हुए भी क्या प्रक्रिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या योजना इनका चल रहा है? विधानसभा में कभी आवाज उठाते हैं, या फिर अभी जिस तरह से ब्लॉक दस्तर हो, जिला दस्तर हो, कहीं भी कोई भी विभाग में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर? तो हमारे विधायक जी का जिस वक्त सत्ता में भी थे, फिर भी वो हम छटपटा के रह जाते थे, क्योंकि मजबूरी उनकी हो जाती थी कुछ बोलना। लेकिन आप देखे होंगे कि उस वक्त भी उन्होंने कई भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है, जिसके चलते हमारे मुख्यमंत्री जी नाराज भी उनसे हुए। आज नाराजगी का भाजपा का अलग होने का इनका भी एक माना जाता है कि विजय जी से भी नाराज होने के कारण लोगों ने नीतीश जी ने अलग हुआ है। और ये तो हमेशा आवाज़ उठा जा रहे हैं, कल परसों भी बोले हैं और ये आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में बड़ी बोलने के साथ। हाँ, इनकी भाषा में हमेशा शालीनता रहेगी, क्योंकि ये पूरे सभ्य हैं और सबसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, और कभी भी मर्यादा को खो के बात करने वाले हमारे हैं। ये नहीं लगता है कि जब भाजपा भी साथ में था उस टाइम भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था बिहार में? जी हाँ, ये बात मैं बता देता हूँ कि भाजपा जिस वक्त साथ में थी, लेकिन भाजपा एक सहयोगी दल थी और मुख्यमंत्री मेन होते हैं। और हमको तो याद है इस बात का कि हमारे एक पदाधिकारी से ट्रेन में बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोले थे, थाना के पदाधिकारी थे, कि हम लोगों को सीधे हॉटलाइन है कि आप यदि कोई भी नेता कुछ जाएगा तो सीधे हमसे बात करना, नीतीश जी का है, नीतीश जी का आदेश है, डायरेक्ट हमसे बात करो। तो एक चीज़ बात हुआ है जरूर कि नीतीश जी के राज्य में पदाधिकारियों का मनोबल भ्रष्टाचार के रूप में, जिसको आप रिश्वत बोलते हैं, उत्कोच भी बोलते हैं, उसकी तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे ब्लॉक के अधिकारी हो, खास करके ब्लॉक कोई भी अधिकारी हो, उनका भ्रष्टाचार इस ढंग से अभी बिहार में है चरम सीमा पर, कहा नहीं जा सकता, हाँ, लालू जी के शासन के बाद हमारे हाई कोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है। मैंने कोई व्यक्ति नहीं कहा था, हाई कोर्ट का कहना था कि बिहार में जंगल राज है। और फिर जैसी इनकी सत्ता आती है, लोगों का मनोबल, हम ये नहीं कहते हैं कि सत्ता के पदाधिकारी जो वहाँ पर बैठे हुए मंत्री हैं, विधायक हैं, ये कहते होंगे ऐसा करो ऐसा करो। एक लोगों का ऑटोमेटिक राक्षस वाली प्रवृत्ति जो है वो बढ़ावा मिल जाती है कि अब तो मेरी सत्ता है,
मैं करूँगा। और जातिवाद की राजनीति के चलते इतनी सारी, अगर विकास को बेस बनाया जाएगा तो कभी भी ये नौबत नहीं आएगी। और जातिवाद की राजनीति का प्रकाश नारायण विरोधी थे, आपका अम्बेडकर जी विरोधी थे, लोहिया जी विरोधी थे, और आज ही लोग इन्हीं का नाम लेकर के राजनीति करते हैं। ये आरोप तो बीजेपी पर जाता है कि जाति का धर्म का राजनीति बीजेपी करते हैं। अब आरोप अब कुछ नहीं मिलेगा, अब हम ही ऐप खोजना है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ तो बोलिएगा नहीं, कुछ लोगों को तो लगेगा कि तो कुछ तो खोजना है, मैंने आखिर बोलने के लिए तो कुछ चाहिए, बोलने के लिए कुछ चाहिए। आरोप सच नहीं। मैं तो शुरू में बोला ना कि एक भी एग्जाम्पल दिया जाए ना कि प्रधानमंत्री हमारे जब से आए 8 साल हो गया है, एक भी स्कीम ऐसा आया हो जो किसी एक धर्म की निगाह को लाया हो, किसी जाति को देख कर लाया गया हो। एक भी स्कीम का नाम बता दीजिए कि ऐसा कोई स्कीम है, देखिए उसमें इसी जाति वाले को लाभ है, इसको नहीं है। उन सबके लिए जो उसमें हर्षा रखता है, चाहे किसी जाति का किसी धर्म को, वो आएंगे उसमें। इन्होंने तो ऐसा कर दिया है। अब भ्रष्टाचार पर भाजपा जो आई है, कितना अच्छा से लगाम लगाई, इसका तो एग्जाम्पल दीजिए ना कि सीधे इन्होंने डीबीटी मैंने सीधे आपका खाते में पैसा जाता है। पहले कि पैसा तो लोग बिचौलिए के बीच में आते थे। हमारे खुद कांग्रेस के राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कह दिया था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही पहुँचता है। हाँ, ये तो समस्या में बहुत सुधार हुआ है कि मैंने खाते में जो भी समस्या है डायरेक्ट पैसा खाते में ही आए, चाहे वो सब्सिडी हो या कोई तरह का भी सब्सिडी हो। नहीं, और देख लीजिए कि आज जो आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि जो अमेरिका वीसा देने से मना करती थी मोदी जी को, वो मत आई हो। आज अमेरिका का राष्ट्रपति का कभी पीछे कोई फोटो देखिएगा तो अमेरिका का राष्ट्रपति इनसे मिलने के लिए हम एक बार देख रहे हैं कि बैठे हुए मोदी जी, पीछे से आते हैं बाइडेन और उनको हाथ मिलाते हैं और बड़ी सहायता के साथ। आज अमेरिका भी भारत का मानती है, वो भारत का लोहा मानती है। मोदी जी कभी नहीं कहते कि मेरा क्रेडिट है, ये पूरे भारत की जनता इनको जो सपोर्ट करती है उसका क्रेडिट है, हम आपका क्रेडिट है, सब जनताओं का। तो मोदी जी से आज देखिए G20 का, कहेगा ये कौन बड़ी सी बात है। G20 अभी मिलना अध्यक्षता एक मायने रखता है, और भारत की अपनी बहुत सारे जो नेशनल लेवल पर एजेंडा है उसको पूरा करने में बनेगा। मोदी जी नेशनल लेवल का जो भी एजेंडा हो पूरा कर रहे हैं। मतलब प्रकृति का है, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, या ऊर्जा। मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ जो बिजली का है, बिजली का संकट देख रहे हैं, कितनी बिजली का उत्पादन पानी से होगा, कोयले से होगा, एक दिन तो खपत हो जाएगी कोयले की। तो सौर ऊर्जा जो सूरज की रोशनी है, ये बहुत बड़ा प्लानिंग है जो बहुत देर से पूरा होने की बात है। मैंने सूरज की रोशनी से हम बहुत कम देश है, 100 लगभग 10 देशों का एक संगठन बनाया गया है जहाँ सूरज की रोशनी मिलती है, और वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा पैदा होगा। सारे देश मिलकर सूरज की रोशनी से ऊर्जा बिजली पैदा होगा। जैसे आप हमारे आपके छत पर सौर प्लेट लगेगा, इतनी सारी बिजली उत्पादन कीजिएगा, अपने घर तो इस्तेमाल कीजिए ही, और गवर्नमेंट भी लेके कहीं देगी। तो फिर ये जो बजट आ रही है, ये जो बोल रहे हैं बिजली फ्री देंगे, उससे अच्छा है कि आप ऐसा कुछ प्लानिंग कीजिए ना जो आगे का विकास करने का मौका मिले। तो और किसान जाएगा तो फिर किसान को क्यों टेंशन रहेगा बिजली का, वहीं सौर से प्लेट से वहीं का तो सौर मोटर पंप से वहाँ पर सीधे पानी लेगा। तो इस ढंग की सुविधा होने की बात है। फिर मेरी गाड़ियाँ जो चलती है पेट्रोल और डीजल पर, जो आजकल हम लोग इतना हाई हाई कर रहे हैं, तो वो भी हमारे सौर से चलेगी। तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग की बात है। तो हमारे भाजपा के पास एक मिशन है, इसलिए हम लोग मोदी जी का भी बहुत आदर करते हैं। एक अच्छे योग पुरुष, और रानी शास्त्र में मिलता था कि एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में आवे जो दार्शनिक पुरुष हो, इसका कोई परिवार नाम पर कुछ नहीं हो। संयोग से हम सोचे थे, उस वक्त पढ़ते थे तो कहाँ से सब मिलेगा। आज ये देखने के लिए हमको भारतवर्ष को मिला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी ऐसा बेटा पैदा लिया है जो मेरा आज नेतृत्व कर रहा है और विश्व में नाम रोशन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखें कि जो बीजेपी के जिला मंत्री मणिकांत जी से बात कर रहे थे। बाकी आपको यह बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार, जय जवान, जय किसान।